नमस्कार, द अपॉइंटमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। द अपॉइंटमेंट में हर बार की तरह इस बार भी कॉर्पोरेट जगत की एक दिग्गज हस्ती हमारे साथ मौजूद है और इस बार जो शख्सियत हमारे साथ है वो एजुकेशन सेक्टर से है। अक्सर देखने को मिलता है कि लोग देश से शुरुआत करके विदेश की तरफ कदम रखते हैं, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। हमारे साथ है मिस्टर अतुल तिरमुरकर, जो कि चेयरमैन और को फाउंडर है ग्लोबल स्कूल फाउंडेशन के। मिस्टर तिरमुरकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बिजनेस में और शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नमस्कार। हर बार ऐसा देखने को मिलता है हमारे साथ, अब तक जितनी भी ज्यादातर शख्सियत हुई उन्होंने देश में शुरुआत की और उसके बाद विदेशों की तरफ उन्होंने अपना पैर रखा। आपके साथ तो बिल्कुल उल्टा। आपने सिंगापुर में अपना पहला स्कूल शुरू किया और अब जाकर आप भारत का रुख कर रहे हैं। वजह इसके पीछे? वजह तो बहुत सिंपल है कि सिंगापुर और उस साउथ ईस्ट एशिया देशों में एक तो जो इंडियंस हैं और जो वहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई है, सिंगापुर जैसा देश एक डेवलप्ड नेशन माना जाता है। तो जो ये एजुकेशनल प्रोजेक्ट है जो इसको कंसीव किया गया और जब इसको लॉन्च करने की बात हुई तो हमने कहा कि सबसे पहले इसको सिंगापुर में लॉन्च करते हैं, क्योंकि एक डेवलप्ड नेशन है और वहाँ से जो सीख होगी, वहाँ से जो अपने एक्सपीरियंस होंगे, फिर उसको दोहराएंगे बाकी देशों में और उसको रेप्लिकेट करके जब अपने पास एक अच्छा एजुकेशन मॉडल हो जाएगा तब उसको भारत में लेके आएंगे। तो उसी विचार से हम लोगों ने उसको सिंगापुर में पहले उसको लॉन्च किया 2002 में और वहाँ से हम लोग फिर वो प्रोजेक्ट को एक बढ़ावा देते गए बाकी कंट्रीज में, मलेशिया में, जापान में, और वो करते करते फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि अब इस मॉडल को इंडिया में लाया जाए, क्योंकि इस मॉडल की इंडिया में भी काफी डिमांड है और इसलिए हम लोगों ने इंडिया में अभी उसको लाने का प्रयास किया। प्राइमरी एजुकेशन ये वो सेगमेंट है जिसमें कि भारत की छवि दुनिया भर में बहुत अच्छी नहीं है। अभी भी बहुत कुछ यहाँ पर सीखा जा रहा है और बहुत सारे नए स्कूल हालांकि यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी वो डेवलपिंग फेज में है। ऐसे में जब आप भारत की इस प्राइमरी एजुकेशन को देखते हैं तो क्या पहला ख्याल आपके दिमाग में आता है? प्राइमरी एजुकेशन में हमारा जो फ्रेमवर्क है वो एक काफी सॉलिड फ्रेमवर्क है। देश में काफी विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया हो गया या अमेरिका हो गया, उनसे अगर आप कंपेयर करोगे जो हमारा एनसीईआरटी का फ्रेमवर्क है वो कंपैरिजन काफी अच्छा है और उसमें आपको स्ट्रेंथ काफी नजर आते हैं। जो हमारे यहाँ परिस्थिति आती है या चैलेंजेस आते हैं वो सारे एग्जीक्यूशन में आते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है स्कूल्स, प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो कम है इस इंडस्ट्री में। और अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि बड़े बड़े टाइकून्स, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स इस सेक्टर में आ रहे हैं। तो एक तरह से ये सेक्टर जो इंडिया में प्राइमरी स्कूल का है काफी अनऑर्गेनाइज्ड, आई वुड नॉट से लैक ऑफ प्रोफेशनल्स काफी है इसमें, पर इसमें जो एक तरीका होता है इंस्टीट्यूशन को बनाने का, वो तरीका थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारे यहाँ गैप हो सकती है। बट एक तरह से जब इसमें जो कॉर्पोरेट के जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट टर्म्स हैं, गवर्नेंस इश्यूज हैं, ये सब अगर हम लेके आएंगे तो मेरे हिसाब से हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है वर्ल्ड में इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट। आपने कहा कि अगर ग्लोबल सिनेरियो से कंपेयर करें तो काफी हद तक हम अप टू मार्क हैं। अभी भी अगर आपको कमी की बात की जाए तो कमी कहाँ पे लगती है, वो गैप कहाँ पे है जिसको कि आप फिल करना चाहेंगे? देखिए, गैप एग्जीक्यूशन में है और गैप एग्जीक्यूशन में है। एग्जीक्यूशन दो चीजों में होता है, एक क्लासरूम इंटरेक्शन में होता है, दूसरा क्वालिटी ऑफ फैकल्टी में होता है। इन दोनों जगह जो है हमारा प्रयास ये रहेगा कि क्वालिटी ऑफ फैकल्टी हम बहुत सुपरफाइन मेंटेन करेंगे और फैकल्टी जो है ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आप सबसे एक्सपेंसिव टीचर लेके आइए और सबसे अच्छे टीचर रहेंगे, वो ऐसा नहीं होता है। सो हमको ये देखना है कि टीचर फैकल्टी को रिक्रूट करें, कुछ फ्रेश लें, कुछ एक्सपीरियंस लें और इनको हम हमारे ट्रेनिंग सेंटर में एक तरह से ग्राइंडिंग कराएंगे। We will ground them to world realities and world challenges and then train them so that they can be as good a teacher in New York or Wall Street or in London or America or in Australia. तो इन टीचर्स को वो ट्रेनिंग दी जाएगी जिसकी बराबरी इनकी ट्रेनिंग के बाद वहां के डेवलप नेशंस के अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ होगी। तो ये डेवलप करेंगे। दूसरा होगा क्लासरूम इंटरेक्शन। अभी जो है क्लासरूम इंटरेक्शन में काफी हद तक लोगों को लगता है कि बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगा दो, टीवी लगा दो, बहुत बढ़िया हो जाएगा क्लासरूम। वो इशू नहीं है। जो अपने को इंडिया में करना है वो ये है क्वालिटी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड द फिजिकल इंटरेक्शन विद द टीचर एंड मेकिंग श्योर कि हर एक बच्चे की जो अपनी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के हिसाब से उसको डेवलप करें। एक्जैक्टली पॉइंट ही है। भारत में भी कई ऐसे स्कूल हैं जो कि
अपने आप को क्लेम करते हैं कि 5 स्टार 7 स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास अवेलेबल है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रा उनके पास मौजूद है, लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो ग्लोबल एज की जो बात की जाती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। वो कैसे फिलअप हो पाएगी? आप देखिए, आज इंडिया के जो सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, IITs हैं, दे आर नॉट द 7 स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। जबकि सेम चीज है, इंस्टीट्यूशन की जो पूरी नर्व सेंटर होती है वो होती है उसकी एकेडमिक डिलीवरी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ स्मॉल रोल इन टर्म्स ऑफ कि वो आपका एम्बियंस अच्छा करती है या प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है वहां पे या नहीं, उसकी लिमिट वहीं तक है। वंस यू आर इन द बाउंड्री ऑफ अ क्लासरूम, द एंटायरली पर्सन फोकसेस ऑन व्हाट द टीचर इज टीचिंग और व्हाट द स्टूडेंट इज लर्निंग। तो हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा क्लासरूम इंटरेक्शन के ऊपर, और एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स भी कई जगह डिफाइंड है, कहीं नहीं है। कुछ स्टेट्स में रिक्वायरमेंट है कि फायर सेफ्टी कंप्लायंस होना चाहिए, कई कुछ स्टेट्स में है, कहीं नहीं है। तो एक हमारी तरफ से एक अगर नेशनल फ्रेमवर्क या गाइडलाइंस आती है जो सारे स्टेट्स में लागू हो, बट दीज वुड बी द बेयर मिनिमम गाइडलाइंस फॉर यू टू ऑपरेट द स्कूल। आई थिंक दैट नीड्स टू बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल। सेकेंडली, जो स्कूल्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे हिसाब से वी विल प्रोवाइड द बेयर मिनिमम फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर, and this functional infrastructure would be, in terms of functions, would be 5 star in nature, but not in terms of lifestyle. So the second thing is, having a particular infrastructure, we would then want to work on making sure that what we call as a classroom interaction, the experience of a child in a school when he comes to the school and the point he goes back, there is a total focus on learning by the child, और उसी को जो है वो बेस रहेगा, वो फाउंडेशन रहेगा ये सारा आगे ले जाने के लिए। अपनी ग्लोबल एजुकेशन की बात की, 6 करिकुलम को आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा और कैसे वो ग्लोबल एजुकेशन भारत में आ पाएगी, और क्या वास्तव में इसको एक्सिक्यूट करना इतना आसान होगा, और इससे यहाँ पर स्टूडेंट्स को इसका क्या फायदा मिलेगा, इस पर भी चर्चा करना बाकी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं द अपॉइंटमेंट। आज हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत मौजूद है, मिस्टर अतुल तिरमुनकर, जो कि चेयरमैन और को फाउंडर हैं ग्लोबल स्कूल्स फाउंडेशन के। अतुल साहब, अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो एक पॉइंट उस वक्त रेज हुआ था कि ग्लोबल एज, आखिर आपका स्कूल ऐसा क्या अलग करने वाला है जिससे कि यहाँ के स्टूडेंट को एक्चुअली वो ग्लोबल एक्सपोजर या यूं कहें कि ग्लोबल एज मिल पाएगा? देखिए, एक तो है कि हमारे सारे विदेशों में जो स्कूल्स हैं वो अलग अलग करिकुलम्स ऑफर कर रहे हैं। कहीं IB, कैम्ब्रिज, अमेरिकन और जो इंडियन करिकुलम है, उसके अलावा कोई नेशनल करिकुलम में भी हम लोग स्कूल्स कर रहे हैं। अब बात यह है कि हर एक करिकुलम की अपनी कुछ खासियत होती है। कुछ ट्रेंड्स जो हैं, आप एक जैसे कैम्ब्रिज करिकुलम के कुछ ट्रेंड्स हैं, IB करिकुलम के ट्रेंड्स हैं, वो हम लोग CBSE में अप्लाई कर सकते हैं। ये सिलेबस स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी स्पेसिफिक होते हैं, तो जो कि यूनिवर्सली पोर्टेबल होते हैं। तो हमारा जो ग्लोबल करिकुलम हमने किया हुआ है स्कूल्स का, उसमें यह है कि a syllabus can be anything, बट जो ग्लोबल टीचिंग मेथोडोलॉजीज और टीचिंग ट्रेंड्स हैं वो हम लोग सारे एसिमुलेट करके हमारे स्कूल्स के थ्रू हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सो दैट जो भी स्कूल्स हम इंडिया में कर रहे हैं, जैसे नोएडा हो या बैंगलोर हो या अहमदाबाद हो, आपको ये स्कूल्स का जो एक्सपीरियंस रहेगा ये वैसे ही रहेगा जैसे अगर आप न्यूयॉर्क में या सिडनी या सिंगापुर में बैठ के एक्सपीरियंस करेंगे। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट नोएडा में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, कल को किसी वजह से उसको न्यूयॉर्क शिफ्ट होना पड़ा और वहां पे वो जब पढ़ाई करने जाएगा, उसको कोई अंतर नहीं लगेगा? उसको अंतर नहीं लगेगा, और दूसरा जो न्यूयॉर्क में पढ़ाया जा रहा है और जो नोएडा में पढ़ाया जा रहा है, इसमें भी कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं। तो एक तो है कि जो न्यूयॉर्क में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ाए जा रहे हैं वही चीज नोएडा में पढ़ाई जाएगी। जो सिंगापुर में क्रिएटिविटी हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, उसके जो सेंटर्स हैं हमारे स्कूल के अंदर, वो सेंटर जो वहां जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहे हैं, उसी तरीके से हम बैंगलोर में एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करेंगे। या अगर एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करेंगे क्लास 12th की एजुकेशन तक में, कैसे इसको थोड़ा एलैबोरेट करें प्लीज। ये एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ये पैदा नहीं होती है, इसको नर्चर किया जाता है। सो आपके लिए अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर रहता है, उसकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हम लोग क्लास 8 से देना चालू करते हैं। मसलन
एग्जाम्पल पे जैसे हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस देते हैं विद इन द स्कूल्स। तो हमारा जो सेंटर है दे आइडेंटिफाई सर्टन प्रोजेक्ट्स की आप इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। इट इज समटाइम्स मनी रिलेटेड, इट इज समटाइम्स प्योरली प्रोजेक्ट सक्सेस बेसिस। तो जैसे आप वो डोनाल्ड ट्रंप का प्रोग्राम देखते हैं, इस तरह से हम लोग उसी तरह के प्रोग्राम जो है हम लोग स्कूल्स में करते हैं। तो उनको असाइनमेंट दिया जाएगा कि आपको ये चैरिटी के जो है 10,000 रुपए के टिकट्स बेचने हैं, अब आप इस चैरिटी को बेचिए। तो सेल्स का एक्सपीरियंस आएगा उसमें। या फिर होगा कि एक हैंडीकैप स्कूल है जिसके लिए डोनेशन रेज करना है, आप उसके लिए जाके सड़कों में जहां पे भी आपको जाना है, आपका टारगेट है 10,000 रुपए आपको रेज करने हैं। इससे क्या होता है कि वो लोग जब बाहर जाते हैं, पब्लिक में इंटरेक्शन करते हैं, तब उनको वैल्यू पता चलता है कि मांगने का क्या होता है और देने वाले का क्या पावर होता है। और एक तरीके से उनको तब ग्राउंडिंग रियलिटी होती है जिनके पास, जिनके फादर मदर परमानेंटली उनको स्पॉन्सर करते रहते हैं हर खर्चों के लिए, तब उनको पता चलता है कि जब मांगने जाओ तो कितना डिफिकल्ट होता है, कन्विंस करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लोग देते हैं टू गेट देम एक्सपीरियंस विद एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में लीडरशिप एक दूसरा एस्पेक्ट है जिसकी डेवलपमेंट जो है हम लोग क्लास 5 क्लास 6 से करते हैं। लीडरशिप में मैनेजिंग द अननोन्स, हर चीज में उनको प्रिपेयर करो। आज जो सक्सेस लोगों में है वो इट इज बेस्ड ऑन हाउ इफेक्टिव यू आर इन अननोन सिचुएशन, इन अ क्राइसिस सिचुएशन। जो स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म पे लोग काफी काम करते हैं वो तो लीडर्स क्या, वो मैनेजर्स हो गए। पर लीडरशिप के जो सही मान्य होती है वो तब नजर आती है जब आपके यू आर एबल टू सक्सीड इन अननोन अनडिफाइंड एनवायरमेंट। इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अपने आप में काफी सक्सेसफुल भी इसको माना जाता है। कुछ एक पॉइंट्स जो कि आप जिसको आप एड्रेस करना चाहें जहां पर कि चेंजेस की इस वक्त जरूरत है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज। एक तो है ऑपरेशन एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क, एक नेशनल लेवल का फ्रेमवर्क हमारा होना चाहिए। सीबीएसई के कुछ गाइडलाइंस हैं, बाकी बोर्ड्स की भी अपने स्टेट बोर्ड्स के गाइडलाइंस हैं, बट इट शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस। कहीं ये नहीं होना चाहिए कहीं फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, कहीं पे स्पेसिफाइड है, कहीं पे अलग स्पेसिफाइड है, क्योंकि स्कूल्स और स्कूल्स होते हैं। तो आई थिंक दिस आर वेरी यूनिवर्सल गाइडलाइंस विच कैन बी इशूड। द सेकेंड थिंग इज देयर इज अ ग्रेट एम्फोसिस ऑन टीचर डेवलपमेंट, जो कि आज के डेट में हमारे यहाँ हो रहा है, एक लिमिटेड बेसिस पे हो रहा है। बट आज जो शॉर्टेज आ रही है वो आ रही है लीडर्स इन एजुकेशन में। IIMs अहमदाबाद और कोझिकोड ये लोग प्रोग्राम्स करते हैं प्रिंसिपल्स के लिए, बट जो प्रिंसिपल्स हैं वो 10-15 साल से प्रिंसिपल्स हैं। बट आज के डेट में आपको जिस तरह के प्रिंसिपल्स चाहिए, जो HODs चाहिए, डीन्स चाहिए, इनकी जो डिमांड है आज वो बहुत ज्यादा है। और उनको जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब स्कोप है और जो स्किल सेट्स अवेलेबल है उसमें बहुत गैप है। हाल फिलहाल बहुत ज्यादा चेंजेस भारत में भी एजुकेशन को देखने को मिले, खासतौर से पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन को किसी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्लास 10th में वो चेंजेस आ चुके हैं। ग्रेडिंग सिस्टम को ज्यादा लागू करने की कोशिश की जा रही है। प्लस पूरे देश में कि यूनिफॉर्म करिकुलम की भी बात की जा रही है। इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट? आई थिंक ये सारे चेंजेस जो हैं एक तरह से इट इज बेटर लेट देन नेवर, ये अच्छे चेंजेस हैं। इसमें कई तरह की सोच हुई है, कई तरह की कमिटीज ने इसमें काम किया है। फॉर एग्जांपल ग्रेडिंग सिस्टम ये बहुत कॉमन चीज है वेस्टर्न और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में और स्कूल्स कॉलेजेस में भी। लेकिन आपको लगता नहीं कि यहाँ पर अगर वो एग्जामिनेशन पैटर्न को ही आप रिमूव कर देंगे तो वो जो कंपटीशन के अंदर में जो एक भावना होती है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, काफी सारे पेरेंट्स हैं जो एग्जाम चाहते हैं। अब अगर आपने देखा इंटरनेशनल बैकलॉरिएट में 10वीं की एग्जाम नहीं है और इसीलिए लोग IB 10वीं तक नहीं लेते हैं, लोग ज्यादा करके कैम्ब्रिज लेते हैं क्योंकि कैम्ब्रिज में 10वीं की एग्जाम होती है। सिमिलरली जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक जो ये है कि लोग 10वीं की एग्जाम प्रेफर करते हैं, बट ऐसे भी काफी स्टूडेंट्स हैं तो जो 10वीं की एग्जाम नहीं लेना चाहते हैं। सो इफ इट इज ऑप्शनल एज अ चॉइस, आई थिंक दैट इज गुड फॉर एवरीवन। कुछ लोग लेना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं लेना चाहते हैं। एक चॉइस रहना चाहिए पेरेंट्स के पास में। आपने ग्लोबल एजुकेशन की बात की, कैसे वो ग्लोबल एजुकेशन भारत में आ पाएगी, इस पर भी चर्चा करना बाकी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं द अपॉइंटमेंट। आज हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत मौजूद है, मिस्टर अतुल तिरमुनकर, जो कि चेयरमैन और को फाउंडर हैं ग्लोबल स्कूल्स फाउंडेशन के। आज के दिन में स्कूल सिर्फ एजुकेशन का जरिया नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए भी बहुत अधिक हेल्प करते हैं।
आपका कि ये चेन ऑफ स्कूल्स आखिर किस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर्स में किस तरीके से फोकस और एम्फेसिस करने वाले हैं? हमारे यहाँ academics is like 50% focus. There is a 50% focus on not only extracurricular sports activities, co-curricular activities like honing skills on a more granular level. और ये जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ स्पीच एंड ड्रामा कंपलसरी है. हर स्टूडेंट को स्पीच एंड ड्रामा के 20 आवर्स पर ईयर करना पड़ता है. सो स्टेज प्रेजेंस, रोल प्ले, डिक्शन, ऑरेटरी स्किल्स, इसकी सारी ट्रेनिंग हम देते हैं. दूसरा, योगा हमने कंपलसरी किया हुआ है. देश विदेशों में योगा बहुत पॉपुलर है और हर जगह हम ये देख रहे हैं कि योगा से जो फिटनेस आ रहा है, आज बच्चे पेरेंट्स को जाके कह रहे हैं कि पापा आप योगा करो, हमको ये सिखाया गया. तो बच्चे अपने पेरेंट्स से कह रहे हैं कि आप एक्सरसाइज करिए. और तीसरी बात यह है कि ये ऑलराउंड जो एक्सपीरियंस होता है, इसमें हर जगह सिस्टम में थोड़ा बहुत ट्विक करना पड़ता है, बट इसका जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनता है वो बहुत अच्छा बनता है. जब आपने योगा की बात की तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हिंदुस्तान में बहुत रेज किया जाता है. कई ऐसे केसेस हर साल देखने को मिलते हैं एग्जाम्स के बाद. स्ट्रेस बच्चों में इतना ज्यादा, कुछ कई सारे सुसाइड के केसेस यहाँ देखने को मिलते हैं. स्ट्रेस स्कूल में बहुत ज्यादा है क्योंकि बर्डन बढ़ जाता है बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा. क्या इन पॉइंट्स को भी आपके इश्यू किया जाएगा? इनको एड्रेस कर रहे हैं आप? हाँ, एक हम लोग जो सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, सारे स्टूडेंट्स का हम लोग व्हाट वी कॉल एज अ इंटरनल प्रोफाइल हम लोग मॉनिटर करते हैं. हर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस एग्जाम्स में, सोशली एंड आउटसाइड द क्लासरूम क्या है वो हम लोग ट्रैक करते हैं. उससे हमको लीड इंडिकेटर्स मिलते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, कहाँ स्ट्रेस आ सकता है. कुछ बच्चों में कभी कभी स्ट्रेस डिप्रेशन में बदलता है और वो काफी एक्सट्रीम केसेस हो जाती है. तो इसका अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. पेरेंट्स से आजकल बच्चे बात नहीं करते हैं ज्यादा, वो खुल के आम बताते नहीं है कि क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम है. तो इसलिए टीचर्स को ये डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो 7-8 घंटे तो स्कूल्स में रहते हैं. तो हमारा जो सिस्टम है ये सारे अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स वो डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करके टीचर्स को इमीडिएटली वो अलार्म देता है कि आपको ये स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. हो सकता है इसकी कुछ इश्यूज हो और इसकी जो स्ट्रेस रिलेटेड पैरामीटर्स हैं उसको मॉनिटर करके उसको डिस्ट्रेस करने की जरूरत है. क्या प्लान्स आपके भारत को लेकर? कितने स्कूल्स आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खोलना चाहते हैं और क्या इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं आपको लेकर? देखिए, भारत में हम लोग कुछ सिलेक्ट 14 सिटीज में हम लोग पहले स्कूल्स करेंगे. जो 5 मेट्रोज हैं प्लस जो काफी डेवलपिंग सिटीज हैं, इनमें हम स्कूल्स करने वाले हैं. हमारा फोकस जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्कूल्स पे नहीं है बल्कि क्वालिटी ऑफ स्कूल्स पे है. और एवरी स्कूल दैट वी विल डू विल बी एज गुड एज अ स्कूल इन सिंगापुर और सिडनी और न्यूयॉर्क. एंड हमारा उद्देश्य ये है कि ये सारे स्कूल्स में कोई डिफरेंस ना हो. आपका करिकुलम थोड़ा बहुत इधर उधर हो, बट उसका जो स्टूडेंट है वो फाइनली जो उसका आउटपुट है स्टूडेंट का या जो पर्सनैलिटी प्रोफाइल है वो उसी तरह से डेवलप हो जो बाकी ओवरसीज स्कूल्स में हो. तो एंड ऑफ द डे जो बेनिफिट इंडिया में मिलेगा पेरेंट्स को कि बैंगलोर में और नोएडा में, अहमदाबाद में या गुड़गांव में बैठ के एक टोटल इंटरनेशनल स्कूल का एक्सपीरियंस जो उसको बाहर देश में जाके करना पड़ा रहता, वो आज उनको घर बैठे करने मिलेगा. जो बात स्टूडेंट्स के इंटरनेशनल एक्सपोजर की हो तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं. क्या कुछ इस तरीके की भी फैसिलिटीज आपके यहाँ होंगी? जी हाँ, स्टूडेंट एक्सचेंज में हम लोगों ने थोड़ा टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व किया है. हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत हाई एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि कई बार होता है कि ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है बच्चों को, खास करके अगर देश के बाहर जाना हो या दूसरे देशों में जाना हो, छुट्टियां कम रहती है. तो हम लोगों ने ये किया है कि इंटरैक्शन चलना चाहिए एक ऑर्डिनरी तौर से. और सारे स्कूल्स में हमारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम रहेगा जो सारे बच्चे दूसरे स्कूल्स के बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करें. नॉट ओनली कल्चरल एक्सचेंज बट इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सचेंज, पैनल डिस्कशंस हो. कहीं अगर हमारे यहाँ कोई एलीट स्पीकर, कोई हार्वर्ड से अगर स्पीकर आ रहा है या स्टैनफोर्ड से आ रहा है तो हम सारे बच्चों को उनके साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे एक्सपीरियंस कराएंगे. तो इस तरह से एक्सचेंज में इंफॉर्मेशन शेयरिंग, पर्सनल रिलेशनशिप बॉन्डिंग और नेटवर्किंग, ये तीनों एस्पेक्ट का हम लोग इंटीग्रेशन किया है. एक आखिरी सवाल, हाल ही में भारत में राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया है और इंश्योर करने की ये भी कोशिश की जा रही है कि ज्यादातर जो बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल जो है वो कुछ गरीब बच्चों को भी अपने यहाँ जगह दें, उनको भी एजुकेशन अपने सिस्टम में वो शामिल करें. क्या इस पॉइंट को भी आपके एड्रेस किया जाएगा? जी, राइट टू एजुकेशन इज अ वेरी नोबल इनिशिएटिव. राइट टू एजुकेशन में द फ्रेमवर्क बना है, अभी किस तरह से एग्जीक्यूशन करना है इसमें काफी क्लैरिटी चाहिए.
इसमें सारे स्टेट्स को और सेंटर को मिलके टास्क फोर्स बना के इसको इम्प्लीमेंट कैसा है करना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं, डिस्पैरिटी आ सकती है, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ सकती है, और बाकी जो ओवरसीज देश हैं जहां पे ये सब प्रोग्राम्स किए हैं, जैसे खास करके यूएस में, तो उन्होंने उसको काफी कॉशियसली उसको इम्प्लीमेंट किया है। एक तो वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरनाइट आप पूरा आरटी नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि उस पॉलिसीज को भी फाइन ट्यून करना पड़ेगा जैसे हम लोग आगे जाएंगे। तो ये पॉसिबल है कि आगे जाके आरटीए में कुछ चेंजेस आ सकते हैं इन द लॉ फ्रेमवर्क इटसेल्फ। तीसरी बात यह है कि आरटीई अगर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल से कहती है कि आप इन स्टूडेंट्स को लो, द प्रॉब्लम is the government going to compensate sufficiently to the private operators? That is something that the government को देखना पड़ेगा कि ये जो हम कॉम्पेंसेशन कर रहे हैं स्कूल्स को, ये रीजनेबल है, प्रैक्टिकल है, या इज दिस आपके जो मॉडल में थोड़ा सा अलग केस है। अदरवाइज अगर जनरली भारत के जो बाकी स्कूल हैं उनकी बात की जाए, जहां पे कि जब गरीब बच्चों को एजुकेशन देने की बात होती है, उनको जगह देने की बात होती है, उनको सीट्स देने की बात होती है, तो ये पॉइंट्स रेज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं उनको जो लैंड दी जाती है, बाकी जो फैसिलिटीज दी जाती है, वो बहुत ही ऐसे रेट पे दी जाती है जो कि नॉर्मली कॉमर्शियली नहीं होती। तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है। जी हाँ, देयर इज नो क्वेश्चन, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेने की। मैं ये कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट की जो फंडिंग है, जो आरटीई के लिए कॉम्पेंसेशन करेगी, उस फंडिंग को गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वो रियलिस्टिक है या नहीं। आपकी तरफ से कोई सजेशन इस पूरे मॉडल के लिए? नहीं, वैसे नेशनल बेंचमार्क्स तो मिल जाएंगे लोगों को, बट एक जो बेसिक कॉस्ट पर स्टूडेंट होती है स्टूडेंट की कोई भी स्कूल में, उससे कम नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स फॉर टॉकिंग अस। थैंक यू वेरी मच। चलिए, ये थे अतुल तिरमुरकर साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब भारत में उनके एक्सपेंशन प्लान है और किस तरह से भारत में स्टूडेंट्स को अब आने वाले वक्त में ग्लोबल एजुकेशन अवेलेबल हो पाएगी। द अपॉइंटमेंट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर से किसी एक नई कॉर्पोरेट जगत की नई हस्ती के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।